डिजिटल लेंडिंग आरबीआई पैनल पिचेस फॉर टफर नॉर्म्स सेपरेट लॉ। देखिए, डिजिटल लेंडिंग से संबंधित आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था, एक कमेटी बनाई थी, ये समझो एक पैनल बनाया था। उस पैनल ने डिजिटल लेंडिंग से संबंधित कुछ विशेष रिकमेंडेशन की है। उस रिकमेंडेशन में ये कहा गया है कि जो भी नियम कानून है, पहली बात तो उनको मजबूत किया जाए, साथ ही साथ डिजिटल लेंडिंग के लिए एक सेपरेट लॉ बनाया जाए, पृथक कानून बनाया जाए। तो बाकी चीजों को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिजिटल लेंडिंग आखिर होता क्या है। देखिए, डिजिटल लेंडिंग का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। आपको पता है कि जब भी हमको पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास बहुत पूछताछ होती है और फिर हमको फाइनेंस किया जाता है या लोन प्रदान किया जाता है। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन ऐप आ गए हैं जो आपको बहुत ही कम, आप ये समझ लो कि बहुत ही कम समय में और बहुत ज़्यादा कागज देखे बगैर आपको लोन प्रदान कर देते हैं। तो सामान्यतः जो लोन या आप लेंडिंग जो भी होती है वो बैंक के थ्रू होती है, लेकिन आजकल आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसी आपको ऐप्स दिखेंगे, इसी तरह ऐसे आपको बहुत सारी साइट्स दिखेंगी या ऐसे आपको वेब प्लेटफॉर्म दिखेंगे जो बहुत ही कम समय में या अल्प समय में और बिना कोई मजबूत कागज देखे हुए आपको लोन प्रदान कर देते हैं। तो जो ऑनलाइन ऐप के या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको लोन प्रदान किया जाता है, उसी लोन को हम बोलते हैं क्या, डिजिटल लेंडिंग। इस बात को, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका महत्व क्या है डिजिटल लेंडिंग का। डिजिटल लेंडिंग के कुछ पॉजिटिव मतलब पॉइंट भी हैं, जिसमें सबसे पहला है फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन। पहली चीज तो यह है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। देखिए, भारत में रहने वाले प्रत्येक इंडिविजुअल को, प्रत्येक व्यक्ति को, अगर हम देश में प्रचलित जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट बैंक है, तो हम बैंक के थ्रू इसको आसानी से समझ सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन का क्या मतलब है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ दें तो उसी को कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है कि गांव में जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, अगर हम उनका अकाउंट खुलवा दें तो उससे होगा क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय क्षेत्र में सबको समाहित करना ही कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसी संबंध में भारत सरकार की एक योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना या जन धन अकाउंट वाली योजना, तो वो भी एक प्रकार की फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड स्कीम थी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है डिजिटल लेंडिंग का, कि इससे अधिक लोगों को लोन प्रदान किया जा सकता है, अधिक से अधिक लोगों को पैसा मिलेगा, तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये सारा काम बड़े टाइम बाउंड मैनर में होता है या बहुत ही कम समय में हो जाता है। सामान्यतः जब अगर आप बैंक जाते हो पैसे के लिए तो बैंक बहुत सारी, आप देखोगे कि आपसे पूछताछ करेगा, आपके कागज देखेगा, तो ये सारी चीजें डिजिटल लेंडिंग में कम देखने को मिलती हैं या बहुत कम होती हैं। कुछ खास कागज देखकर, जैसे आधार की फोटोकॉपी या एक दो चीजें और लेकर आपको मतलब आपको लेंड कर दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इनफॉर्मल चैनल्स हैं, इनफॉर्मल चैनल्स मतलब सेठ साहूकार, अगर डिजिटल लेंडिंग चल रही है तो इनफॉर्मल चैनल के चंगुल में फंसने से आप बच सकते हो। सामान्यतः आप क्या करते हो, कभी कभी गांव में सेठ के पास जाते हो, साहूकार के पास जाते हो, इन लोगों से आप पैसा लेते हो, तो ये इनफॉर्मल जो लोग हैं इनसे आपका बचाव करती है कौन सी, डिजिटल लेंडिंग। तो उम्मीद है डिजिटल लेंडिंग आप समझ गए होंगे। लेकिन अभी डिजिटल लेंडिंग से साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, सिग्निफिकेंस है, महत्व भी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। उसमें क्या है कि भारत में आप देखोगे तो आरबीआई ने इसमें रिपोर्ट में आया कि लगभग 1100 के करीब आप देखोगे तो डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, और बहुत सारे उसमें से कहा जा रहा है लगभग 500 से 600 के बीच में जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अनऑथोराइज्ड हैं, तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी बात कही जा रही है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप पहचानोगे कैसे, क्योंकि लगभग आधे जो प्लेटफॉर्म भारत में या आधे ऐप जो काम कर रहे हैं वो अनऑथराइज्ड हैं, सरकार के द्वारा उनको किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं किया गया है। तो ये समस्या है। जब कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन ऐप किसी बैंक का होता है या किसी एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का होता है,
तो वो ऑथराइज्ड होता है, तो उसमें समस्या नहीं है, क्योंकि उसमें जनता के हितों का ख्याल रखा जाता है, जनता के डेटा का ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर आप इस चीज को देखो कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ऐप हों जो अनऑथराइज्ड हैं, तो क्या उससे जनता के हितों को बढ़ावा मिलेगा या जनता के हितों को नुकसान होगा? सीधी सी बात है, नुकसान होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लो आपको पैसे की जरूरत हुई, आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा ले लिया, और वो लोग, ये लोग जो पैसा देते हैं, अनऑथराइज्ड जो प्लेटफॉर्म्स या ऐप होते हैं, ये बहुत कम समय के लिए पैसा देते हैं, 3 4 6 10 दिन, ऐसे दिन। जैसे ही 10 दिन पूरे होंगे, ये आपसे पैसा मांगना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ ये आपके, कहा जाता है कि आपके बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा के आपका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर ये क्या करते हैं कि आपसे कहेंगे थोड़ा और पैसा ले लो, उससे हमारा लोन चुकता कर लो। तो इस प्रकार के एक लोन के चक्र में आपको फंसा लेंगे। तो ये, इसके कई दुरुपयोग भी होते हैं। साथ ही साथ इनका जो इंटरेस्ट रेट और बहुत सारी चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो यही इस समय भारत में सबसे बड़ी चिंता थी। इसलिए आरबीआई ने एक प्रकार की वर्किंग ग्रुप बनाया था, एक प्रकार का पैनल बनाया था, और उस पैनल से कहा था कि आप हमको क्या करो, आप हमको सुझाओ कि हम डिजिटल लेंडिंग को भारत में कैसे मैनेज करें। तो इन्होंने कुछ सिफारिश की है। तो इन्होंने सबसे पहली सिफारिश क्या की है, तो चलिए समझते हैं। खैर, इसमें तो जैसे भी लिखा है मैं ऐसे आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इसमें कहा गया है, इस पैनल की सिफारिश में, जो डिजिटल लेंडिंग के लिए बनाई गई थी, कि वेरिफिकेशन प्रोसेस होनी चाहिए। यानी भारत में काम करने वाला प्रत्येक प्लेटफॉर्म, प्रत्येक ऐप जो डिजिटल लेंडिंग में पार्टिसिपेट करेगा, उसको एक नोडल एजेंसी के पास अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। यानी सरकार द्वारा स्थापित या सरकार द्वारा निर्देशित किसी नोडल एजेंसी पर उस जो डिजिटल लेंडिंग वाला प्लेटफॉर्म है या ऐप है, उसको अपनी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, या एक प्रकार की वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की गई है। कहा है कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो एक प्रकार से ये जो डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या ऐप हैं, इनके आचार संहिता को या कोड ऑफ कंडक्ट को निर्धारित करे। साथ ही साथ वो डिजिटल लेंडर जो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी एक निगेटिव लिस्ट भी मेंटेन की जाए। तो इसके लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तीसरी चीज कही गई है कि डिजिटल लेंडिंग में जो भी पैसे का लेन देन होता है वो बैंक अकाउंट के माध्यम से होना चाहिए। यानी जो पैसा दे रहा है वो लेने वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे, किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से ये काम ना हो। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट क्यों कहा गया? ताकि सरकार की नजर भी उस पर बनी रहे। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कही गई है वर्किंग ग्रुप के द्वारा, कि इन डिजिटल लेंडर्स के पास, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या आप देखोगे ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जो लोग डिजिटल लेंडिंग करते हैं, उनके पास जनता का बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है। तो उस डेटा को वो भारत में स्थित सर्वर पे ही कलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि उस डेटा को भारत से बाहर ले जाएं। तो कहा गया है कि भारत के लोगों का डेटा भारत में ही रहेगा। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे।